जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल शिव क्लासेस पर। आज के इस क्लास में देखने वाले हैं चैप्टर 9 हिंदी का, जो है क्लास 10th का हिंदी चैप्टर 9 है, जिसका नाम है आबिन्यो और लेखक का नाम है अशोक वाजपेयी। लेखक परिचय के बारे में जान लेते हैं। अशोक वाजपेयी हिंदी के एक सशक्त हस्ताक्षर है। इनका जन्म 16 जनवरी, याद रखिएगा, इनका जन्म कब हुआ है? 16 जनवरी 1941 ईस्वी में हुआ है और दुर्ग छत्तीसगढ़ में हुआ था। और उनकी माता निर्मल देवी और पिता का नाम परमानंद वाजपेयी था। इस बात को ध्यान रखिएगा। माँ का नाम बताएंगे निर्मल देवी और पिताजी का नाम क्या था? परमानंद वाजपेयी था। और आगे बढ़ते हैं तो बताएंगे सागर विश्वविद्यालय में स्नातक और सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली से अंग्रेजी में एमए किए थे और वृत्ति के रूप में जो प्रशासनिक सेवा के उच्च पदों पर रहे। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति भी थे। कौन? अशोक वाजपेयी। और बताएंगे कि अगला बताइएगा कि जो है महात्मा गांधी के जो है निर्देशक पर जो है कहता है। और बताएंगे भारत सरकार के कला अकादमी के निदेशक पद पर कार्य संपादन भी किया। काव्य कृतियाँ की बात करें तो बताएंगे रचनाएं जो है शहर अब भी संभावना है, मतलब शहर अब भी संभावना है। और दूसरा लिखे थे एक पतंग अनंत में। और तीसरा लिखे थे तत्पुरुष। चौथा लिखे थे कहीं नहीं वहीं। और पांचवा लिखे थे बहोरी अकेला। और छठा लिखे थे कृतियाँ जो है थोड़ी सी जगह, मतलब रचना इनका है। और दुख चिट्ठी रसा आदि काव्य संकलन इनका है। ये सब जो कविताएं लिखी गई रचना है। और आगे ध्यान रखिएगा, आगे बताएंगे कि आलोचना में क्या लिखे हैं। तो फिलहाल लिखे हैं, कुछ पूर्वग्रह लिखे हैं, समय से बाहर लिखे हैं, कविता का गल्प लिखे हैं, कवि रह गया है। इस तरह का जो क्या है इनका आलोचना है। और संपादक पुस्तकें की बात करें तो पुस्तक का नाम बताइएगा। तीसरा साक्ष्य इनका जो पुस्तक है। और साहित्य विनोद, कला विनोद, कविता का जनपद, मुक्तिबोध और शमशेर, समवेत। अगला बताएंगे समवेत हो गया, पहचान, ये सब पहचान हो गया। और पूर्वग्रह है, बहुवचन है, कविता एशिया, समास आदि प्रमुख है। इनका क्या है? संपादित पुस्तकें हैं। और आगे ध्यान रखिएगा, पुरस्कार की बात करें तो पुरस्कार में बात रखिएगा कि साहित्य अकादमी दयावती मोदी कवि शेखर पुरस्कार, फ्रेंच सरकार का ऑफिस ऑफ द अवार्ड क्रॉस 2004 आदि पुरस्कारों से सम्मानित किए गए हैं। और पाठ की परिचय की बात करें, मतलब ये जो है कहानी में जो है आबिन्यो में क्या बताया गया तो इसके बारे में बताएंगे कि प्रस्तुत पाठ आबिन्यो इसी नाम के गद्य एवं कविता के सर्जनात्मक संग्रह से संकलित है। इसमें संश्लिष्ट रचनाधीनता की जो है अंतरंग झलक है। आबिन्यो दक्षिण फ्रांस का एक मध्ययुगीन ईसाई मठ है। ध्यान रखिएगा, आबिन्यो के बारे में बताया गया है कि दक्षिण ईसाई का क्या है? दक्षिण ईसाई का फ्रांस का एक मध्ययुगीन ईसाई मठ है। फ्रांस का मध्ययुगीन ईसाई मठ है। और जो आबिन्यो जिसको कहते हैं, जहां लेखक ने 21 दिनों तक एकांत रचनात्मक प्रवास का अवसर पाया था। ध्यान रखिएगा, ये सब पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में कि लेखक आबिन्यो में कितने दिन रहे थे? तो 21 दिनों तक। आबिन्यो क्या है? तो दक्षिणी फ्रांस का एक मध्ययुगीन ईसाई मठ है जिसे हम आबिन्यो कहते हैं। और आगे ध्यान रखिएगा, प्रवास के दौरान जो है प्रतिदिन गद्य एवं कविताएं लिखी गई। यह पाठ एक वैश्विक जागरूकता और सांस्कृतिक बोध से परिपूर्ण रचनाकार के मानस की अंतरंग झलक पेश करते हुए यह दिखाता है कि रचनाएं किसी प्रकार या रूप आकार ग्रहण करती है। किस प्रकार जो रूप आकार ग्रहण करती है? अतः कोई भी रचना मात्र शब्द संकलन नहीं होती है, बल्कि उनकी जो है निर्माण प्रक्रिया में रचनाकार की प्रतिभा उसके देखिए, याद रखिएगा, कि लेखक की जो भी किताब लिखाता है उसमें लेखक का रचनाकार की जो है प्रतिभा होती है, उसमें दर्शाया हुआ उसके जटिल मानस के साथ साथ स्थान परिवेश की भूमिका को महत्वपूर्ण होता है, ये सब बताया जाता है। तो ये तो आबिन्यो क्या है? तो आबिन्यो के बारे में पूछा जाएगा तो आबिन्यो बताएंगे दक्षिणी फ्रांस का एक मध्ययुगीन ईसाई मठ है, जहाँ 21 दिन लेखक जो है वहाँ रह करके एकांत रचनात्मक प्रवर्तन का अवसर पाया था। और वहाँ पर जो है गद्य और कविताएं लिखी है और कहानियाँ लिखी है। चलिए अब पाठ सारांश की बात करते हैं। और पाठ सारांश में बताइएगा कि पाठ सारांश की बात करें तो बताएंगे शहर का परिचय। तो आबिन्यो फ्रांस में रोन नदी के तट पर बसा एक पुराना शहर है। आबिन्यो बताएंगे तो आबिन्यो क्या है? फ्रांस में स्थित जो है रोन नदी के तट पर बसा एक पुराना शहर है। कभी यह पोप की राजधानी हुआ करती थी। कभी क्या हुआ करती थी? पोप की राजधानी हुआ करती थी।
आविनियो के बारे में बताया गया कि यह जो पोप की राजधानी हुआ करती थी, आज यह गर्मियों में प्रतिवर्ष होने वाले रंग समारोह का केंद्र है और उस समय वहाँ के अनेक चर्च और अनेक पुराने रंग स्थल में बदल जाते हैं। मतलब ऐसा दिया गया है। और रोन नदी के दूसरी ओर बताया गया, रोन नदी के दूसरी ओर बताया गया है कि रोन नदी के दूसरी ओर आविनियो का एक लगभग स्वतंत्र भाग है, उसे बिल्डवल आविनियो में अर्थात नई बस्ती कहते हैं। जो आविनियो के दूसरी तरफ साइड का जो बस्ती है उसे नई बस्ती कहते हैं। पोप की गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए फ्रेंच शासकों ने यहाँ किला बनवाया था। जो है यहाँ नज़र रखने के लिए, जो है पोप पर नज़र रखने के लिए, जो है पोप क्या है, तो ये कभी यह पोप की राजधानी हुआ करती थी कौन, आविनियो। तो इसकी नज़र रखने के लिए जो है इसका किलाबंदी करवाया गया है। और आगे ध्यान रखिएगा, और उसी में बताएंगे, उसी में अब ईसाई मठ का ला शत्रुज क्रांति होने पर आम लोगों ने इस पर कब्जा कर लिया और सदी के आरंभ में इसका जीर्णोद्धार किया गया और उसमें एक कला केंद्र की स्थापना की गई थी। यहाँ रंगकर्मी, याद रखिएगा कि यहाँ रंगकर्मी, अभिनेता, नाटककार और कुछ समय रहकर रचनात्मक कार्य करते हैं। यहाँ अनेक सुविधाएं, पत्र पत्रिकाओं की दुकानें एवं एक डिपार्टमेंटल स्टोर, रेस्तराएं आदि हैं। ये सब जो है आविनियो में ये सब चर्चा किया गया है। अब आगे देखते हैं वाजपेयी जी के निमंत्रण और उनके कार्य। लेखक को शत्रुज में फ्रेंच सरकार के सहयोग से वहां रहकर गर्मियों में काम करने का मौका मिला और लेकिन लेखक वहां नहीं जा पाए। 24 अक्टूबर से 10 नवंबर 1994 की दोपहर तक जो है कार्यक्रम निश्चित था। मतलब 24 पूछेगा कि 24 अक्टूबर से कब तक, तो 10 नवंबर तक जो है 1994 की बात है कि दोपहर तक कार्यक्रम निश्चित था। अपने साथ हिंदी का टाइपराइटर जो है, टाइपराइटर 3-4 पुस्तकें लिए थे और कुछ संगीत के टेप्स भरी लेखक ने लिया था। और जो है इतने एकांत में लेखक के अकेले जो है अकेले रहने और लिखने के कारण का पता नहीं था। उन्होंने कुल 19 दिनों में, ध्यान रखिएगा, कुल 19 दिनों में, कितने दिनों में, कुल 19 दिनों में 35 कविताएं लिखी है। टोटल कितनी कहते, 35 कविताएं और 27 गद्य की रचनाएं की है। मतलब 27 कहानियां को लिखे कौन, तो अशोक वाजपेयी। कहाँ, तो बताएंगे आविनियो जब जा रहे थे, गए थे, आमंत्रण मिला तब। और बताएंगे कि आविनियो फ्रांस का एक प्रमुख कला केंद्र है और पिकासो जो दुनिया का नामी कलाकार था, पिकासो उसका नाम क्या है, दुनिया का एक नामी कलाकार था जिसका नाम था पिकासो। उसकी कीर्ति थी ला मादा मोजेल दा आविनियो। और कभी यथार्थवादी कवि आंद्रे ब्रेंता, रेने सौ और पाल एलुआर ने मिलकर लगभग 30 कविताएं लिखी है। ये सब नाम पूछा जाएगा आपसे कि कवि कौन कौन, आंद्रे बेरता पूछेगा, रेन सौ है और पाल एलुआर जो है, ये सब क्या है, कवि है। सभी मिल करके लगभग कितनी कविताएं लिखे, 30 कविताएं लिखे, आविनियो में रहकर लिखी थी। और ला शत्रुज की बात करेगा तो बताएंगे ला शत्रुज के निर्देशक ने जब इस पुस्तक की सामग्री देखी तो इतने कम समय में इतने काम पर उन्हें अचरज हुआ था। मतलब इनके इतने काम पर अचरज हुआ था। और वे सुंदर और निविड़ जो है, सुंदर निविड़ सघन सुनसान दिन में रहते थे जहाँ भय, पवित्रता और आसक्ति भरी हुई थी। यह पुस्तक उनकी स्मृति दस्तावेज है। मतलब ये सब चीज़ों को दर्शा रहा है। मतलब वहाँ के जो भी ला शत्रुज के जो भी मतलब अध्यक्ष थे, उन्होंने जब देखे तो ला शत्रुज में सुंदर निविड़ इतने कम समय में अच्छे कार्य कर दिए थे। और आगे देखते हैं, और लेखक ने वहाँ, और बताएंगे कि लेखक ने वहाँ जैसा अनुभव किया उसके लिए सारी कृतज्ञता उनके मन में है। मतलब जैसा ऐसा वहाँ अनुभव किए लेखक, वहाँ रह करके उनके मन में जो है कृतज्ञता का उनके मन में है। लेखक को उस स्थान से इतना लगाव हो गया है कि उसे अपनी हार्दिक उद्गार प्रकट करना पड़ा। और जो है उसने यह अनुभव किया कि यहाँ की हर चीज़ों में अद्भुत संजीवता है। ध्यान रखिएगा, ये सब मतलब बता रहे हैं कि जो भी देखिए, कहीं भी आप भी कहीं जाइएगा तो वहाँ रहने के बाद मन लग जाता है। उसी प्रकार लेखक को भी क्या है, मन लग गया वहाँ पर रहने के बाद। अब आगे चलते हैं, अब आगे देखिएगा, आगे बढ़ते हैं। इसी संजीवता मनोरथा के जो है फलस्वरूप इतनी छोटी अवधि में 35 कविताएं और 27 गद्य रचनाएं लिखी है। लेखक के बारे में बताया गया है कि देखिए, कोई भी जब मन तन से लगन से कोई कार्य करता है तो वह कार्य सफल तो होता ही है। और वहाँ जो है
कम समय में अत्यधिक काम भी हो जाते हैं, ऐसा दिखाया गया है। और रोड नदी का महल की बात करें तो नदी किनारे भी नदी है और नदी किनारे भी नदी है। तात्पर्य यह है कि तरफ बिरनव और दूसरी तरफ आविन्यू अपनी सहजता सुंदरता। मतलब एक तरफ जो है बिरनव का मतलब एक तरफ मतलब सुनसान इलाका जैसा लगता है, और एक तरफ जो है दूसरी तरफ आविन्यू अपनी सहजता सुंदरता और निर्भरता। ये सब जो है सहजता सुंदरता और निर्भरता तथा संवेदनशीलता पर्यटकों को इस प्रकार का भाव विभोर कर देते हैं कि रोड नदी की बारे में बात करें तो रोड नदी की जो है कल कल छल छल और जो है कल कल छल छल धारा स्थिर किंतु किनारा शांतिमान प्रतीत होता है। मतलब ऐसा मानिए कि नदी तो बह रही है लेकिन वो किनारा लगता है कि अभी भी क्या अस्थिर है, और वहाँ का जो है पर्यटक स्थल जो आते जाते हैं देखने घूमने के लिए, उनके लेखक को ऐसा लगता है कि कल कल छल छल धारा जो है स्थित किंतु जो है धारा स्थिर है परंतु किनारा शांतिमान प्रतीत होता है। मतलब इनको लगता है कि कल कल जो छल छल धारा स्थिर है परंतु किनारा शांतिमान प्रतीत होता है। उनको लगता है कि किनारा रुका हुआ है और शांतिमान है लेकिन धारा भी क्या है, स्थिर है। और अतः लेखक के कहने का भाव है, लेखक क्या कहना चाहिए इसके माध्यम से कहने का भाव है कि तट पर अवस्थित दोनों गांव की स्वाभाविक रमणीयता हृदय में सुप्त भावधारा को उद्दीप्त कर देती है। मतलब लेखक को लगता है कि उनका जो किनारे पर तट पर बैठ करके जब कविताएं लिखते हैं तो उन्हें ऐसा विभोर कर देता है जैसा लगता है मानो कि उनके दिल को छू गया है। और बताते लेखक स्वयं स्वीकार करता है कि नदी के समान ही कविताएं सदियों से हमारे साथ रही, और जो है ऐसा लगता है कि जिस प्रकार नदी हमारे साथ थी उसी प्रकार इनकी लिखी द्वारा जो कविता है सदियों से हमारे साथ रही है। और जिस प्रकार जहाँ तहाँ से जल आकर नदी मिल जाते हैं, देखिए यहाँ बता रहे हैं कि जिस प्रकार नदी में जहाँ तहाँ से जल आकर मिल जाते हैं और सागर में समाहित हो जाते हैं, उसी प्रकार कवि के हृदय में भिन्न भिन्न प्रकार के भाव उठते रहते हैं और वह भाव काव्य रूपी में परिणत होते रहते हैं। मतलब जिस प्रकार नदियाँ सब जा कर के समुद्र में मिल जाती है उसी प्रकार कवि का जितने भी मन में सवाल उठते हैं सब किस में प्रकट हो रहा है, तो काव्य रूप में परिणत होते रहते हैं। मतलब वह कविताओं में दर्शाते जा रहे हैं। और बताएंगे निष्कर्षतः ना तो नदी रिक्त होती है और ना ही कविताएं रिक्त होती है। मतलब ना तो नदी खाली होती है ना तो नदी खाली है और ना ही कविताएं शब्द से रिक्त होती है। जिस प्रकार नदियाँ पानी से रिक्त नहीं होती है उसी प्रकार जो कविताएं भी शब्दों से रिक्त नहीं होती है। तात्पर्य यह है कि सहृदय व्यक्ति बताएंगे कि तात्पर्य यह है कि सहृदय व्यक्ति प्राकृतिक सौंदर्य की अभिभूति से बच नहीं सकते हैं। जो जो सहृदय व्यक्ति होगा, जो अच्छा दिल का होगा, वो प्राकृतिक सौंदर्य की अभिभूति से बच नहीं सकते हैं। और नदी और कविता में हम बरबस की शामिल हो सकते हैं और बरबर से शामिल हो जाते हैं, मतलब अपने आप शामिल हो जाते हैं किसमें, कविता और नदी में। जो व्यक्ति मन तन से कविताओं को भी पढ़ेगा तो कविताओं में लीन हो जाएगा, और नदी प्राकृतिक चीज़ों से प्यार करेगा तो उन्हें प्राकृतिक चीज़ों से प्यार हो जाएगा, लगाव हो जाएगा। और हमारे चेहरों पर जो बात करें, हमारे चेहरों पर नदी की आभा आती है, वैसे ही हमारे चेहरों पर कविता की चमक निरंतरता, नदी और कविता दोनों ही हमारी नश्वरता का अनंत से अभिषेक करती है। मतलब हम लोग भूल जाते हैं जब नदी के किनारे बैठ जाते हैं। इसलिए कभी कभी फिल्मों में दिखाया गया है कि जब व्यक्ति जो है निराश हो जाता है तो नदियों के तट पर बैठ जाता है, नदी के किनारे बैठ जाता है और नदी को देखता है। उसी प्रकार कविता को पढ़िए, आप नदी को प्राकृतिक चीज़ों से लगाव रखिएगा तो आपका जो है जब भी मन में नश्वरता का जो है अनंत से अभिषेक करती है। और अंत में कवि कहता है कि मठ में रहकर कवि द्वारा लिखी गई लेखक का कहना है कि हर जगह हम कुछ पाते हैं, हर जगह हम कहीं ना कहीं कुछ पाते हैं और बहुत कुछ गवाते भी हैं। देखिए उनका कहना है कि जब मठ में लिखते हैं तो कहते हैं हम कुछ ना कुछ पाते भी हैं, जैसे घर द्वार छोड़ करके चले गए मठ में रहकर। और कवि द्वारा लिखी गई कि लेखक कहना चाहते हैं कि हर जगह हम कुछ पाते हैं और कुछ गवाते भी हैं। और ला शत्रुज में जो पाया है उसके लिए गहरी कृतज्ञता प्रकट करता हूँ, और जो गवाया उसका पीड़ा मन में है। और जो गवाया जैसे घर द्वार सभी चीज़ को छोड़ दिए वो मन में है, लेकिन जो ला शत्रुज को पाया है उसको हम गहरी कृतज्ञता के साथ प्रकट करता हूँ इस कविताओं में। और आगे बोलते हैं कि
यहाँ की रोन नदी के तट पर बैठना भी नदी के साथ बहना है। मतलब ऐसा लगता है यदि आप यहाँ बैठ जाते हैं तो आपको लगता है कि आप नदी के ही जैसा हो गए, आप भी नदी तरह बहते चल जाएंगे। मतलब क्योंकि कभी जब बैठ कर लिखते थे तो हमेशा अपनी जो भावनाओं को भूल करके और दुखों को भूल करके अब कविताओं में क्या हो जाते थे, लीन हो जाते थे। इसीलिए जो है कविता, इसीलिए कवि कहते हैं कि यहाँ की रोन नदी के तट पर बैठना भी नदी के साथ बहना हो जाता है, और नदी किसी की अनदेखी नहीं करती है, सबको भिगोती है। निरंतरता नदी और कविता दोनों में हमारी नश्वरता का आनंद से अभिषेक करती है। और हमें यह इस कहानियों से यह सीख मिलता है कि हमें नदी के समान, हमें इस नदी से यह शिक्षा मिलती है कि नदी जिस प्रकार सालों भर बरसों भर प्रवाहित होती रहती है, हमारे जीवन में सुख दुख को भी धोते हुए और जो है सबको भिगोते रहती है जिस प्रकार, उसी प्रकार हम मानव जीवन में अपने सुखों से, अपनी कृतज्ञता से, अपने कर्म से सभी को भिगोते रहे और नदियों के समान निरंतर बहते रहे। यही हमें अभिनयों के बारे में सिखलाती है। और इसका जो क्वेश्चन आंसर रहेगा उसे हम अगले पार्ट में समझाने का प्रयास करेंगे। फिर मिलते हैं अगले क्लास में। सभी को जय हिंद, बाय।